जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का टॉपिक का अध्ययन करेंगे और यह टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। और यह टॉपिक, यह पेज एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है और इसके राइटर हैं महेश कुमार बर्नवाल। तो अगर बुक आपके पास नहीं है तो जल्दी खरीद लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, महत्वपूर्ण बुक है और बहुत ही कम चीज़ों में अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो सकता है अगर इस बुक को देखते हैं। बहुत कम चीज़ दिया हुआ है, लेकिन वही चीज़ दिया हुआ है जो विद्यार्थी को पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है और एग्ज़ाम में प्रॉपर वो क्वेश्चन आते हैं। इसमें ना ही ज़्यादा भारी क्वेश्चन है और ना ही हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, वन लाइनर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। जेरंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ प्रयुक्त होता है। वर्मी कल्चर में किस कीट का प्रयोग किया जाता है? तो केचुआ का प्रयोग किया जाता है और केचुआ एनिलिडा ग्रुप का सदस्य है। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जननांकी कहलाता है, जिसको कहते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति यानी पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित हैं? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से। मृदा विहीन पादप संवर्धन यानी बिना मिट्टी का पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो जीव विज्ञान की एक तरफ शाखा दिया हुआ है, दूसरी तरफ जनक दिया हुआ है, तो जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहा जाता है, इसके जनक हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टस। सूक्ष्मजीव विज्ञान जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, इसके जनक हैं लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। तो रिवीजन कर लेते हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी अरस्तु, बॉटनी थियोफ्रास्टस, माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर, बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच और इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न देखते हैं,
वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान जिसे कहते हैं टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है और इसके जनक हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के जनक हैं ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान के जनक हैं यानी माइकोलॉजी के जनक हैं एंटन डी वेरी। एंटन डी वेरी हैं। पादप शरीर विज्ञान को प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है और इसके जनक हैं स्टीफन हेल्स। तो एक बार रिवीजन, टैक्सोनोमी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के जनक ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान के जनक एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं स्टीफन हेल्स। अगला प्रश्न है आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी के जनक हैं यानी जेनेटिक्स के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। तो एक बार रिवीजन करते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक कार्ल लैंडस्टीनस। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी पॉल वर्ग। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक हैं पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी के जनक हैं विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। औषधि विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक हैं एंटन वॉन लुयनहॉक। जीन चिकित्सा के जनक हैं एंडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी समझिए जीव जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अगला पेज की ओर देखते हैं जो कि एक ही टॉपिक का प्रश्न है तो इसलिए कवर कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। चलिए, घास विज्ञान के जनक हैं घास विज्ञान यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन व पालन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी कहलाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन कैसिडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्ष की आयु का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला प्रश्न है एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संबंधित जीवों का उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग
कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अगला टॉपिक यही है। अगला प्रश्न, माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है निमेटोलॉजी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबोटनी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी कहलाता है। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी। पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। आंतरिक व तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीलियोथेरेपी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीलियोथेरेपी। इस हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अब है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो कौन कौन सी शाखाएं देखते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत क्या होता है, तो विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करना कहलाता है एनाटॉमी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। अंतःस्रावी तंतुओं का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रायोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। आगे देखते हैं, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हीमेटोलॉजी। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन मैमेलोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन मैमेलोलॉजी कहलाता है। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान यानी जेरेंटोलॉजी कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक बात बता दें कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखें तो वो देखना शुरू कीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में हम लोग प्रत्येक दिन या जैसे टाइम मिलता है तो 10 क्वेश्चन लाएंगे। 1 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन याद हो जाएगा। और वो क्वेश्चन ऐसा हलवे वाला क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल होगा जो मतलब एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक से ही होगा, ना कि कहीं कहीं से उठा के क्वेश्चन देंगे।
जैसे सिंधु सभ्यता से, अगर सिंधु सभ्यता का टॉपिक है तो सिंधु सभ्यता की वही 10 क्वेश्चन रहेंगे और तब तक वो 10 क्वेश्चन लाते रहेंगे जब तक वो सिंधु सभ्यता का टॉपिक समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार सारे टॉपिक को शॉर्ट्स के माध्यम से क्लियर करेंगे ताकि जब आपको रिवीजन का वक्त आए, जब एग्ज़ाम के वक्त आए, तब आप वो शॉर्ट्स से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद। आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, एक सब्सक्राइब तो अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं और इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, फ़ायदा हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार।